कि मुझे विरासत में जरूर पेड़ों की छांव मिली, लेकिन चटकती धूप से जिम्मेदारियां भी साथ आईं। इससे इन पंक्तियों को कैसे आप देखते हैं? उन्होंने ये कहा कि हमें किसी ने नहीं सिखाया है और आप मेरी गाड़ी से उतरिए। आपकी और आपके पिता का जो अंदाज है वो काफी हद तक सिमिलर माना जाता है। लोग कहते हैं कि आप जब सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के अंदाज से लेकर जो एक विजन है, एक विचार है, एक सोच है, उसमें भी काफी सिमिलैरिटी जो है कही जाती है। मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। रास्ते नापने से चुनाव नहीं जीता जाएगा, लोगों के दिलों में हमें अपने स्थान बनाना है। अब तक हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात से अवगत हो गई होगी कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तरफ से भी 2 प्रत्याशियों के नाम सामने रख दिए गए हैं, जिसमें दोनों ही प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को सियासत विरासत में मिली है और शायद कांग्रेस के लिए यही तुर्फ का इक्का साबित हो जाए। अब देखिए, आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इनके पिता यानी कि केडी सुल्तानपुरी 6 बार इसी सीट से सांसद रह चुके हैं, यानी इन्हें भी विरासत में सियासत मिली है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत करना चाहूंगी। स्वागत कर रही हूं कसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद सुल्तानपुरी का। सर देखिए, जब मैं सियासत और विरासत की एक साथ बात करती हूं तो कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आती है। आप बताइएगा कि वो पंक्तियां कितनी सटीक बैठती हैं। पंक्तियां हैं कि मुझे विरासत में जरूर पेड़ों की छांव मिली, लेकिन चटकती धूप से जिम्मेदारियां भी साथ आईं। इससे इन पंक्तियों को कैसे आप देखते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पंक्तियां हैं, ये बहुत सही भी हैं, पर मैं मानता हूँ जो राजनीतिक सफ़र है, मैंने आपको पिछली बार एक एपिसोड में बताया था कि मैं पिताजी के संग जा रहा था और रास्ते में जब उनसे मैंने ये पूछा कि मेरा भाषण किस तरह का होना चाहिए, तो कुछ देर बाद जब उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि हमें किसी ने नहीं सिखाया है और आप मेरी गाड़ी से उतरिए, तो उन्होंने ये सबक सिखाया कि जो राजनीति है वो लोगों के द्वारा, लोगों की भावना को आपको समझना होगा, उनकी जो विचार है और उनकी जो समस्याएं हैं, वो खुद को उस पोजीशन में डालकर ये सोचना होगा कि आप उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। एक आस लेकर आपके पास लोग आते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और उनके लिए आप क्या विचार रखते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको तब समझ आती है जब आप सही में सियासत में काम करते हैं, और मैं समझता हूँ ये इंस्पिरेशन की तरह लिया जाना चाहिए, ना कि एक पास ऑन करके एक सीट पे दूसरी जना बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। ये धारणाएं बनाई गई हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जनादेश जीतना होता है। मैं तो 2 बार चुनाव भी हारा हूँ, तो अगर ऐसा होता तो मैं दोनों चुनाव जीता होता, आज मैं तीसरी बार विधायक होता। तो ये समय के साथ आपको समझना होता है कि लोगों की जो भावना है उसके ऊपर हमें खरे उतरना होता है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, ये मेरा कहना है। और सभी को अपना जो काम है उसके तहत जाना जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा कि सभी को उनके काम के तहत जाना जाता है। यानी यहाँ पर अगर मैं साफ-साफ संदेश की बात करूँ तो बेशक विरासत में सियासत मिली, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाना तो स्वयं ने तय किया। सर इसके साथ-साथ जिस तरीके से पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब आपके पिता का नाम आपके साथ लिया जाता है कि उनके पुत्र हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी है, 6 बार के सांसद पिता रहे। कहीं न कहीं अब जब टिकट फाइनल हो गया है, तो कोई सोच, कोई ख़्याल, कोई विचार मन में आ रहा हो कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी निभानी है, जनता तक पहुँचना है। किस तरीके की जो है ख़्याल अब दिमाग में है? देखिए, 1999 में हमारे पिताजी ने रिप्रेजेंट किया था शिमला पार्लियामेंट को, और उसके बाद आज 24 वर्ष हो गए। तो 24 वर्ष के बाद जब मैं स्कूल में था उस समय उनका टिकट कटा था, तो मेरे जो हेडमास्टर थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये जो न्यूज़ थी कि उनका टिकट कटा है वो मुझे दी। उसकी कटिंग मेरे पास अभी भी है और मेरे जहन में ये था कि प्रभु, कभी मैं अपने पिता की जो कुर्सी है और जो उनके पास जो जिम्मेदारी है, उनका जो मन है लोगों की सेवा करने का, उसके ऊपर मैं खरा उतर पाऊँगा कि नहीं उतर पाऊँगा। मैंने एज ए इंस्पिरेशन वो कटिंग अपने पास रखी और आज
मैं समझता हूँ हाईकमांड का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज उनकी जो सीट है उसको कंटेस्ट करने के लिए मुझे भेजा गया है। जीतना एक हिस्सा है और वो लोगों के दिलों में उतरने वाली बात है। मैं अपने पिताजी से इंस्पिरेशन लेता हूँ, वो मेरे आदर्श रहे हैं। उनकी तरह काम करना, उनकी तरह लोगों में प्यार और एक साधारण तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो मेरी कोशिश है कि मैं स्ट्रांगली अपने लोगों की बात रखूं जी। और जिस सरलता से उन्होंने काम करने की अपने जीवन में एक जीवन शैली बनाई, मैं उनकी एक डायरी में भी देख रहा था कि एक दिन वो सिंगापुर में मीटिंग में हैं, दूसरे दिन वो प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में हैं और फिर तीसरे दिन वो हमारे गांव में घूम रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो घास इकट्ठा किया जाता है सर्दियों के समय, तो घोड़ लगाने के लिए वो खड़े हुए हैं। तो ये साधारणता और एक सिंप्लिसिटी जो है वो हमने अपने पिताजी में देखी और मैं उससे इंस्पायर्ड भी हूँ और हमारा जीवन शैली भी उसी तरह की रखने की कोशिश रहती है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि साधारण जीवन था, क्योंकि यूँ ही नहीं 6 बार शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन पर भरोसा किया होगा। सर, इसके साथ-साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ की अक्सर बात की जाती है कि आपकी और आपके पिता का जो अंदाज़ है वो काफ़ी हद तक सिमिलर माना जाता है। लोग कहते हैं कि आप जब सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछने के अंदाज़ से लेकर जो एक विज़न है, एक विचार है, एक सोच है, उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी जो है कही जाती है। जब कोई ऐसा कहता है तो कैसा लगता है? मुझे मुझे एक्चुअली पिताजी के समय में मैं छोटा था और अभी कॉलेज कर ही रहा था जब पिताजी का देहांत हुआ। मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने अपनी असेंबली में मैं गया, उनकी मैंने स्पीचेस खंगाली, जो लाइब्रेरी में अक्सर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं जाते। मुझे शौक़ है पढ़ने का, तो मैं लाइब्रेरी में कुछ समय निकालता था और उनकी स्पीचेस मैंने निकाली और मैं सरप्राइज़ था कि जो मेरा पहला भाषण है और उनके जो पहला भाषण था विधानसभा का, उसमें बहुत सिमिलैरिटी थी और मुझे ये लगा कि डायरेक्शन ठीक है। तो अपने लोगों की बात को रखना, निडरता से रखना और फेयरली काम करना, ये मैं उनसे समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। ऑनेस्टली काम करना, ये कैरेक्टर उनका जो है उसमें समाना, ये हमारी कोशिश रहती है। जी। और कई चीज़ें जो उन्होंने कही, उसको जब हम प्रैक्टिकली अब देखते हैं, इलेक्ट होने के बाद देखते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है और उनकी जो बातें हैं वो प्रैक्टिकली देखने को भी मिलती है। जी, तो इट्स अ बिल्कुल। वेरी विजनरी लीडर और वो मुझे इंस्पायर करती है। जी। और जिस तरीके से 6 बार जीत कर, यानी बार-बार अगर वो जीते होंगे, तो इसका मतलब है कि बार-बार जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे होंगे। अब बारी आपकी है। जनता की बहुत उम्मीदें हैं, ना सिर्फ़ इसलिए कि आप, क्योंकि देखिए आपके और आपके पिता की एक और सिमिलैरिटी का यहाँ पर अगर ज़िक्र करूँ, तो वो भी एक बार विधायक रहे और आप भी अभी एक बार के विधायक हैं और अब सफ़र सांसदी का शुरू होता है, तो एक और सिमिलैरिटी यहाँ है। तो क्या आने वाले समय में लोग, क्योंकि बहुत समानताएँ यदि हैं, तो क्या किस तरीके से आप प्रिपेयर हो रही हैं कि लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरना है? क्या लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल पिता जैसे ही हर एक उम्मीद पर खरा उतरा जाएगा? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँगा अगर मैं उनके पूरे नक्शे कदम पे चल पड़ूँ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाई देखी, बहुत गरीबी थी और गरीबी के बावजूद उनमें एक इंस्पिरेशन थी। अपने देश के लिए काम करने के लिए उन्होंने जज़्बा जो रखा था, एक बिल्कुल मामूली परिवार, अगर आप बोलेंगे गरीबी लाइन से नीचे के परिवार से वो उठ के आए और हम उनकी कहानी सुनते हैं जिसमें वो यहाँ से लकड़ियाँ उठाकर सोलन तक ले जाते थे। उन्हें जलेबी खाने का बड़ा मन होता था, तो जलेबी के लिए एक एक्स्ट्रा राउंड लकड़ी का ले जाना पड़ता था, तो इसलिए वो दूसरा राउंड लगाते थे। तो इस तरह की कठिन जीवन को उन्होंने उससे निकल कर आए, अपनी पढ़ाई की और जितना हो सकता था उसमें अपने जीवन को उन्होंने अपने लोगों के लिए, हमारे हिमाचल के लिए उसको डेडिकेट किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मैं समझता हूँ उसका कुछ कण भी अगर हम कर पाएँ, थोड़ा सा भी कर पाएँ, तो मुझे मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हुआ। जी।
और कहा जाता है कि आपके पिता काफ़ी शालीन हुआ करते थे, या कहें कि अपने प्रतिद्वंदियों से भी शालीनता से बात किया करते थे। तो अगर हम अभी के मौके की बात करें तो इस वक्त मैदान में आपके प्रतिद्वंदी यानी कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप हैं। क्योंकि उन्हें एक मौका मिल चुका है, वो मैदान में आ चुके हैं, आप पहली बार वो मौका मांग रहे हैं। इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा है जो अपने आप को कहीं न कहीं मैदान में ढाल चुका है, उसे मैदान की जो स्थिति है उसकी ज़्यादा बेहतर जो है समझ है। आप खुद को कैसे देखते हैं उनके सामने? देखिए, जो भी चुनाव होता है उसमें जो भी प्रतिद्वंदी हो, चाहे वो पहली बार लड़े हों, चाहे वो अनेकों बार उस इलाके में गए हो, चुनाव चुनाव है और निर्णय लोगों के हाथ में है। रास्ते नापने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। लोगों के दिलों में हमें अपने स्थान बनाना है और क्या हम लोगों की जो बात है उसको समझते हैं, क्या हम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं। ये कैरेक्टर्स एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हम एक दूसरे को रिगार्ड करें वो ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ छोटी राजनीति का स्तर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उन्होंने जो हमें चुनना है वो इंस्पायर्ड होने चाहिए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हिमाचल से हैं और वो छोटे लेवल की बात नहीं करते हैं जो जिस तरह से हम नीचे देखते हैं। एक दूसरे के ऊपर हमें कीचड़ उछालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं उनसे भी इंस्पायर्ड हूँ, उन्होंने अपना जीवन भी लगाया है, वो भी एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, इतने समय से लगे हुए हैं, तो हमने एक अच्छा चुनाव लड़ना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी, लेकिन फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश में हम चुनावों की बात करें, वो शालीनता जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया कि कभी पुराने नेताओं में वो शालीनता देखने को मिलती थी, वो कहीं कम हो रही है, संयम कम है, मर्यादा कम है। हाल ही में कुछ बयान हमने ऐसे देखे भी। देखिए, ये मैं समझता हूँ आजकल जैसे पहले होर्डिंग्स नहीं लगते थे, बड़ा सिंपल तरीके से बात की जाती थी और कोई भी कहीं पे भी जा सकता था। उसमें थोड़ा बदलाव आया है और आज जो हमारा युवा ज़माना है वो एकदम टेस्ट बदलता है, तो सोशल मीडिया की भी बहुत उसमें एक भूमिका है। बट ओवरऑल हिमाचल का जो हमारा यूथ है, हमारा जो लोग हैं, वो एक कैरेक्टर जो हिमाचली में है वो ऑनेस्टी का है, उनमें गॉड फियरिंग हमारे हिमाचली होते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी हमारा जो बेसिक जो रहन सहन है या हमारा जीवन शैली है वो साधारण ही है। जी। तो मैं समझता हूँ कि हमें हिमाचल को आगे ले जाना है, इस तरह की हमें बातें करनी है और अपने लोगों में एक टिपिकल जो मैं देखता हूँ कि एक दूरियां जो आप खाई की बात कर रहे हैं एक नेता और जनता में, वो कहीं ना कहीं एक अपने इंडिविजुअल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की भी एक बात होती है। जी। इसके साथ-साथ हम क्विकली अंत में हिमाचल प्रदेश या शिमला संसदीय क्षेत्र के मुद्दों की बात करें। सेब बहुल क्षेत्र है, किसानों की एक बड़ी मांग है कि इंपोर्ट होने वाले सेब पर जो प्राइस है वो कम कर दिया जाए। आप किसानों के साथ कितने होंगे? इसके साथ-साथ तुरंत सभी मांगों को अगर मैं रख दूँ या सभी मुद्दों को मैं रख दूँ, यहाँ पर ज़्यादातर मुद्दे पानी, सड़क इन्हीं चीज़ों से जुड़े रहते हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। आप जनता को कितना आश्वस्त कम से कम इस मौके पर करना चाहेंगे कि कम से कम उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, जो सबसे ज़्यादा जनता की मांग है, उन्हें जो है किस तरीके से रिज़ॉल्व किया जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ये इश्यूज़ हैं, आज की जब हम अपने आप को डेवलप्ड नेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमें अभी भी सड़कों के बारे में सोचना पड़ रहा है। हाल ही में एक टीसीपी की मीटिंग हुई थी, तो उससे मैं इंस्पायर नहीं हो पाया क्योंकि उनकी जो प्रोविजंस या उन्होंने जो प्रपोजल्स दिए थे 2041 के लिए, इट वाज लैकिंग। मैं बोल रहा था कि आपने इसमें पानी का प्रावधान के बारे में आपने विचार कर रहे हैं, आपने सड़कों के बारे में विचार नहीं करे, आप सिर्फ एक ऐसी एजेंसी बन के रहेगी जिसमें सिर्फ किस तरह से किसका काम रुक जाए या जो आपको पसंद है उसी का काम हो, इस तरह की बातें चल रही है। तो इश्यूज़ बिल्कुल हैं यहाँ पे अभी, ये जो चाहे सड़कें हैं, चाहे हमारे
पानी की जो प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट बाय रियली एक्चुअली रिजॉल्विंग इट। तब तक ये इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे और इसके ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि इससे हमारा टूरिज़्म बढ़ता है, इससे हमारा हॉर्टिकल्चर बढ़ता है। हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट सिर्फ यही मांग रहे हैं, जो हमारे किसान बोलते हैं कि हमें पानी की सुविधा करवा दीजिए। पानी की सुविधा के लिए अगर हम काम करते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अगर हमारा सड़कें अच्छी होगी तो हमारे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, और जो हमारा सेब बाहर से आ रहा है उसमें उसकी क्वालिटी वो दिखाते हैं। तो हमारा जो सेब है, जब वो थोड़ा सा भी अगर वो गाड़ी में इधर उधर लग जाता है तो उसकी क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है। हमें फैसिलिटेट करना है अपने लोगों के लिए, और उनको कैसी बेहतर सुविधा मिल सके, इसके ऊपर मुझे काम करना है। और अभी सीखने को बहुत है। अभी मैं फील्ड में जा रहा हूँ, तो फील्ड से मुझे जो इनपुट्स आएंगे वो मेरा एजेंडा होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जी, चलिए सर, अंत में मैं चाहूंगी कि क्योंकि अब आप चुनावी रण में आ ही गए हैं, क्योंकि अंतिम बार जब हमने बात की थी तो हम काल्पनिक होकर बात कर रहे थे, अब आप चुनावी रण में हैं, तो अब आप जो है क्या कुछ किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, क्या विजन आप पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए लेकर चलेंगे? क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे हैं, लेकिन बेहतरी भी करनी है। तो बेहतरी के लिए आपका क्या विजन रहने वाला है शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर, वो एक बार आप जनता को जरूर बताएं। मुझे अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मेरा जो टूर प्रोग्राम है वो बहुत इंटेंस टूर प्रोग्राम होने वाला है, और पूरा पार्लियामेंट क्षेत्र को मैं घूमने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं जिस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करता हूँ, उसी तरह से मैं इसको वाइडर स्पेक्ट्रम में देखते हुए जो हमारे वहाँ पे लीडर्स हैं उनकी हेल्प लेते हुए पूरा का पूरा क्षेत्र में घूमने वाला हूँ। लगभग मेरी 80 जनसभाएँ 13 तारीख तक है, और उसमें मैं हर जोन को मैं टच करने वाला हूँ। फिर मैं दूसरे फेज़ में उसको कवर करूँगा, जब नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद मैं फिर आऊँगा। इसमें मैं ये जो हमारा इश्यूज़ हैं वो सभी को मालूम भी है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बागवान हमारे जो लोग हैं, या हमारी सड़कें हैं, या हमारी पानी हैं, जो ये हमारे इश्यूज़ हैं, ये इसके ऊपर हम काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर हम काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर जो हमारा अभी दिल्ली में हमारा जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उसका ज़िक्र है। जो हमारे किसान हैं उनके जो लोन है उसको माफ़ करने की बात आई है। तो ये ज़मीनी स्तर का जो हमारा मैनिफेस्टो बना है उसके ऊपर उसको हम अपने हिमाचल में किस तरह से अलाइन करते हैं, और आने वाले समय में जो हमारी अभी प्रेजेंट सरकार है ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई गई है वो सही मायने में ज़मीनी स्तर की पॉलिसीज़ हैं। उसमें हमारे युवाओं के लिए बहुत स्पेस दी गई है। हमारे लोग जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनका जो अभी 1500 रुपये का जो हमने वादा किया था, हमारे विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने उसे रोका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो मई और जून का जो उनको मिलना था 1500 रुपये, वो हम 100% जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी तो हमारी जो बातें कही गई हैं मैनिफेस्टो द्वारा उसको हम फुलफ़िल करने वाले हैं। और पर्सनली मैं अपना एक एजेंडा भी पूरा तय करने वाला हूँ। उस एजेंडे के ऊपर मैं विस्तार से आपके साथ 13 तारीख को बात करूँगा। जी, 13 तारीख को बताया जाएगा कि दरअसल शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए क्या विजन लेकर इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक विनोद सुल्तानपुरी चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, सियासत बेशक विरासत में मिली हो, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाना उनके कंधों पर, यानी कि जिसे विरासत में सियासत मिली हो उसके कंधों पर रहता है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से विधायक विनोद सुल्तानपुरी प्रत्याशी हैं, मैदान में उतरने वाले हैं, और देखना यह होगा कि जनता किसे जनादेश देती है। धन्यवाद।